दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा महाकुंभ में स्नान करने पहुंची। इसी दौरान वहां पर डीएम साहिबा का तलाकशुदा पति नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की, जहां पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। परिवार में पहले भी बहुत सारी लड़कियां जन्मी हुई थी और वापस से एक और लड़की का जन्म हो जाता है। तो लड़की के माता-पिता और दादा-दादी सभी मायूस हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। सभी को बेटा चाहिए होता है, लेकिन बेटी के जन्म होने पर सभी लोग खुश होने के बजाय दुखी नज़र आ रहे थे। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। बच्ची का नाम प्रिया रखा जाता है और प्रिया के पिता का नाम मोहन और उसकी माँ का नाम रामकन्या था। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह उज्जैन के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर लाकर पास हुआ करती थी। कई बार उसके स्कूल के सर और मैडम उसके माता पिता से कहा करते थे कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है और इसका दिमाग भी काफ़ी अच्छा है। आप इसे आगे खूब पढ़ाना, यह आगे जाकर एक अच्छी नौकरी करेगी, इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे कि यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसको तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके प्रिया को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। प्रिया 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र करीब 16 वर्ष की थी। तभी प्रिया की समाज के कुछ लोग प्रिया के लिए रिश्ता लेकर प्रिया के माता पिता और दादा दादी के पास जाते हैं। लेकिन प्रिया यह सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि प्रिया की उम्र अभी लगभग 16 वर्ष की ही थी। उसके पिता तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि लड़के वाले काफ़ी अमीर ख़ानदान के थे और उनको जल्दी से प्रिया की शादी करके फ्री भी होना था। प्रिया के दादा दादी भी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रिया की माँ अभी भी दुखी थी, क्योंकि सभी लोग प्रिया के शादी के लिए हाँ कर दिए थे। अब प्रिया की पसंद पूछते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। लड़के की उम्र करीब 19 साल की थी और प्रिया की केवल 16 साल की थी। जब प्रिया को यह बात पता चलती है कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, तो बहुत दुखी हो जाती है और वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन उसकी माँ भी क्या करे, वह भी मजबूर थी। उसके सास ससुर और पति के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। एक दिन वह अपने पति से कहती है कि अभी प्रिया शादी नहीं करना चाहती है, अभी उसे पढ़ना है, तो उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। तो प्रिया के पिता प्रिया की माँ को खूब मारते हैं और खूब प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि तू ही लड़की को बिगाड़ रही है। बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डुबा देगी। इससे अच्छा है मैं अभी इसकी शादी करके अपनी समस्या से छुटकारा पा लूँ। यह सुनकर प्रिया काफ़ी दुखी होती है। अपनी माँ को मार खाता देखकर अब वह भी पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा होती है, जहां वह काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होती है। इसके बाद उसकी शादी की तारीख पास में आ जाती है, जहां पर उसका बाल विवाह हो रहा था। ना चाहते हुए भी यह शादी उसे करना पड़ रहा था। शादी के अगले दिन वह अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति प्रिया को आंख उठाकर भी नहीं देखता है और ना ही उसके करीब जाता है।
शादी होने के पश्चात भी दोनों में केवल दूरियां ही थी। प्रिया उसके सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी, घर की साफ सफाई करती थी और उसके सास ससुर धीरे धीरे समय के साथ साथ उसे प्रताड़ित करने लग गए थे। आए दिन उसको ताने मारते थे और उसे बहुत सारा काम भी करवाते थे। रही बाकी कसर, अब धीरे धीरे उसका पति भी पूरा करने लग गया था। उसका पति भी आए दिन उसे परेशान कर रहा था। वह रात्रि में शराब पीकर आता और बिना किसी बात के प्रिया को मारता था, पीटता था। प्रिया धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के यहाँ जाती है, जहाँ पर वह अपनी माँ और पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। तो उसके पिता उसका साथ नहीं देते हैं और कहते हैं, जैसा तेरे सास ससुर बोले तू वैसा ही कर और तू अपने पति से ज़्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा बोलकर वह प्रिया को अपने ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना ही उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही उसके पक्ष में कोई बोलता है। ससुराल उसका पूरी तरह से नर्क बन चुका था। एक दिन प्रिया की मुलाकात उसकी सहेली से होती है। उसकी सहेली कहती है कि तेरा रिजल्ट आ गया है 10वीं का और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर प्रिया खुश होती है, लेकिन मायूस भी होती है और वह अपने दोस्त के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसकी दोस्त शिवानी प्रिया से पूछती है, क्या हुआ? पूरे जिले में टॉप किया है, पूरे प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू रो क्यों रही है? तो प्रिया अपने बीती बात बताती है और कहती है कि मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और मुझे एक बड़ा अफ़सर बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज़ रात में खूब मारता है, खूब मेरी पिटाई करता है। यह सुनकर शिवानी भी रोने लग जाती है और कहती है कि तू कब तक इस नर्क में रहेगी? एक ना एक दिन तो तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू ऐसे ही जीकर एक दिन मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है तू आगे की पढ़ाई जारी रख, 11वीं की परीक्षा दे और तू 12वीं भी कर और आगे जाकर एक बड़े अफ़सर बन। तू अगर ऐसे ही नर्क में रहेगी तो पूरी ज़िंदगी तू कैसे बिताएगी? शिवानी प्रिया का काफ़ी उत्साह बढ़ाती है और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? इसके बाद प्रिया काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, लेकिन शिवानी की बातें प्रिया के दिमाग में घर कर जाती है। इसके बाद प्रिया के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन प्रिया अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। इसके बाद एक दिन रात्रि में वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे, वह लेकर ससुराल को छोड़कर बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है, जहाँ पर उसकी एक सहेली रहा करती थी। वह दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लग जाती है। वह दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में अपना दाखिला करवाती है, जहाँ पर वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और उससे 12वीं में दाखिला भी मिल जाता है, जहाँ पर वह छात्रवृत्ति के बेस पर अपना दाखिला भी ले लेती है और वह अपनी दोस्त के घर पर ही रुका करती थी। उसके पास कुछ पैसे भी थे और कुछ गहने भी थे, जो उसके पास ही थे, जिससे उसका रोजगार चल रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। उसके माता पिता और उसके ससुराल वाले प्रिया को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे और इधर प्रिया अब अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह 12वीं कक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के बल पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है और वह बीए की परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफ़सर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आते हैं और दिल्ली की कलेक्टर मैडम उसके कॉलेज में अपना भाषण देती है, जिसमें वही कलेक्टर मैडम अपने जीवन का संघर्ष सभी बच्चों को सुनाती हैं
और प्रिया कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। वहीं पर से प्रिया को कलेक्टर बनने की प्रेरणा मिलती है और प्रिया उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, यह सुनकर वह दंग रह जाती है। कलेक्टर मैडम की नज़र प्रिया पर पड़ती है। प्रिया इतना भाग्यशाली थी कि वह कलेक्टर मैडम की नज़र प्रिया पर पड़ती है और वह प्रिया को बोलती है, बेटा क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो और वहाँ पर भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटा क्या हुआ। इसके बाद वह अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है और कहती है कि मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहाँ से मैंने भागकर दिल्ली में सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था और उसके बाद मैं बीए की परीक्षा यहाँ पर दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम प्रिया को कहती है कि प्रिया बेटा तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने ससुराल से भागकर यहाँ आ गई। अब तुम्हारे पास तुम्हारा उज्जवल भविष्य पड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो आगे अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। इसके बाद प्रिया कहती है, एसपी मैडम मुझे आगे जाकर अब क्या करना चाहिए, मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब वह कलेक्टर मैडम प्रिया को बताती है, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईपीएस की परीक्षा देनी होगी और यह परीक्षा काफ़ी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वह काबिलियत नज़र आ रही है। तुम चाहो तो यह परीक्षा दे दो और इसकी तैयारी करो, एक दिन तुम भी अच्छी कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर प्रिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। अब वह समझ चुकी थी कि अब उसे कलेक्टर बनना है। उसके बाद वह बाकी परीक्षा पास करके आईएएस बनने की तैयारी करने में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला लेती है। उसके पास कुछ गहने पड़े हुए थे जिन्हें बेचकर वह अपना दाखिला करती है और आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो वह आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम रोशन था। प्रिया और रोशन दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रोशन की पढ़ाई काफ़ी तेज़ था और उसकी ज़िंदगी की कहानी काफ़ी गंभीर था। वह भी एक गरीब परिवार से था। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वह भी कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। अपने पूरे घर बार को छोड़कर धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे को पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करते हैं और साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक वह आईपीएस की परीक्षा देते हैं, जिसमें पहली परीक्षा में दोनों काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होते हैं। दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। दोनों काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वहाँ पर दोस्ती तक रिश्ता नहीं रहता है। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच में और नज़दीकियाँ बढ़ती है। तब रोशन प्रिया को प्रपोज कर देता है और कहता है, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन प्रिया भी मन ही मन रोशन से प्यार तो करती थी, लेकिन वह चाह कर भी रोशन को नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। प्रिया रोशन से कहती है कि मेरा बाल विवाह हो चुका था और मैं एक शादीशुदा हूँ। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नज़दीक नहीं गई हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। तो रोशन कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम पसंद
हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर के आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद प्रिया भी रोशन को हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तो लक्ष्य छूट जाते हैं, और हुआ भी यही। रोशन का धीरे धीरे पढ़ाई से मन हट रहा था, लेकिन प्रिया का अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन उधर रोशन के मन में केवल प्रिया के ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी और प्रिया ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और रोशन ने भी अपना पेपर खूब अच्छे से दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद से बिल्कुल उल्टे निकले। प्रिया तो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुई, लेकिन रोशन अपनी परीक्षा में पास तो हुआ, लेकिन बहुत कम नंबर लाकर। अगर 2 नंबर भी कम आते तो वह परीक्षा में फेल हो जाता। यह देखकर रोशन काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और प्रिया ने भी रोशन को कहा कि हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा, और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है, और अगर उसमें अपने दोनों पास नहीं हुए या फिर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसलिए अभी केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वे दोनों जब तक कलेक्टर नहीं बन जाएंगे तब तक एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और दोनों अलग रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने कसम खा ली थी कि जब तक दोनों कलेक्टर नहीं बन जाएंगे एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। इसके बाद आगे की परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं और परीक्षा की तारीख आ जाती है। यह आखिरी परीक्षा थी। अगर इस परीक्षा में दोनों पास हो जाते हैं तो उन्हें फिर इंटरव्यू देना होगा, और उस इंटरव्यू में अगर वे पास हो जाते हैं तो वे कलेक्टर बन जाते हैं। दोनों काफ़ी मन लगाकर परीक्षा देते हैं और अब परीक्षा के रिजल्ट की बारी थी, और परीक्षा का रिजल्ट प्रिया का तो खूब अच्छा रहा और उधर रोशन का क्या हुआ पता नहीं चला। इसके बाद प्रिया का इंटरव्यू था। प्रिया अपना इंटरव्यू देने गई थी और उसने अपनी सभी इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के काफ़ी अच्छे से जवाब दिए। अब समय केवल परिणाम का था। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर और भगवान को अगरबत्ती दीपक लगाया, तब उसका दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटक रहा था। तो उसने अपने दरवाजे की कुंडी खोली, तब सामने रोशन खड़ा हुआ था। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। रोशन ने कहा, मुबारक हो, तुम कलेक्टर बन गई हो। तुमने पूरे ज़िले में टॉप किया है। यह सुनकर प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रोशन के गले लगकर बहुत रोने लगती है और कहती है, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तब रोशन कहता है कि मैं तो 3rd अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। यह सुनकर प्रिया बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन रोशन कहता है, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद प्रिया रोशन से कहती है कि मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर मेरे पति से तलाक लेना पड़ेगा। वह अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। रोशन और प्रिया दोनों रिलेशन में रहने लगते हैं। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रिया का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में उसकी पहली पोस्टिंग होती है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में होती है, जहां पर वह अपना कार्यभार संभालती है। अब सबसे पहले वह अपनी माँ से मिलने जाती है। अपने घर जाकर वह सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है। अंदर किचन में से उसकी माँ बाहर आती है तो वह देखती है कि सामने उसकी बेटी खड़ी हुई है, जिसके सर पर एक एसपी की टोपी लगी हुई थी। वह देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी प्रिया को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी तू कहाँ गई थी? इतने साल हो गए, तू कहाँ थी? तब कहती है, माँ मैं दिल्ली गई थी और वहाँ पर मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ।
यह सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह अपने पति को बुलाकर आती है। जहाँ पर प्रिया के पिता अपनी बेटी को देखते हैं तो वह खूब रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दे। इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैं तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी थी। आज मुझे खूब एहसास हुआ है कि उसके पिता रो रो कर प्रिया से माफ़ी मांगते हैं और प्रिया अपने दोनों माता पिता को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, अब हम अच्छे घर में रहेंगे। इसके साथ प्रिया के माता पिता भी अब प्रिया के साथ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। तब प्रिया की माँ प्रिया से कहती है, बेटा अगर तुम्हें तुम्हारे काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो प्रयागराज वहाँ कुंभ मेला चलते हैं। तो प्रिया अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर प्रयागराज जाती है। महाकुंभ मेले में यह महाकुंभ सदियों का सबसे बड़ा महाकुंभ था। कुंभ मेले की तैयारियां भी शुरू हो रही थी, जहां पर खूब साधु आए हुए थे। कई सारे चमत्कारी साधु भी आए हुए थे। डीएम मैडम अपनी माँ और अपने पिता के साथ महाकुंभ मेला घूम रही थी। वह गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहां पर स्नान किया जा रहा था। तभी वहां पर अचानक से एक नागा साधु आता है और वह डीएम मैडम यानी कि प्रिया के पैर पकड़ने लग जाता है। तो प्रिया उन साधु महाराज को देखती है और कहती है कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो। तो वह साधु महात्मा अपने मुंह से राख हटाते हैं। तो प्रिया यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह साधु कोई और नहीं बल्कि प्रिया का पहला पति था। प्रिया कहती है, आप साधु के रूप में कैसे? तब वह साधु यानी प्रिया का पति कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज़ पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत खराब लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो रहा था। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने अच्छी औरत को खो दिया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था कि कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों के जैसे घूम रहा था। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूँगा। तब मैंने साधु बनने का फैसला किया और मैं साधु बन गया। यह सुनकर प्रिया के और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। वह साधु, मैंने आपको खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, रोते रोते कहते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब प्रिया अपने पहले पति से कहती है कि आप अगर मुझे नहीं मारते, मुझे नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। मेरा किस्मत में यही लिखा हुआ था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप मुझे और आपके माता पिता प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम उसे अघोरी साधु से यानी अपने पहले पति से तलाक ले लेती है और कानूनी तौर पर वह दोनों अलग हो जाते हैं। जिसके बाद प्रिया की यानी कि कलेक्टर साहिबा की और रोशन की दोनों की शादी होती है और दोनों खूब प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो घटना बताई है, उस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? हमारे देश में आज भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर बाल विवाह होता है और लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों के बचपन में ही विवाह तय कर देते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। कई बच्चियां अपने सपने को तोड़कर अपने ससुराल में रोटियां बनाती है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस घटना को लेकर आपको क्या विचार है ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।